लास्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टर के बारे में देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। ये सब क्या है, सर्किट एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे इंडक्टर क्या होता है इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर, सो द इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, ये जो टर्म है इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज जीरो इफ द करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट, ओके। अगर इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो जाता है, so that means an inductor acts as an short circuit to DC सप्लाई, DC, ओके। सो ये प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर का। तो हम लोग देखेंगे कि कब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कब इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है। इसके लिए ये जो है डिफिनेशन दिया गया है कि कैसे हम समझेंगे कब होगा, ठीक है। A small charge of current within zero time through inductor gives an infinite voltage across the inductor, which is physically impossible. So in a fixed inductor, the current can not change abruptly. ठीक है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। डिफिनेशन से समझते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। एंड नेक्स्ट जो है, the inductor can store the inductor can store finite amount of energy even if the voltage across the inductor is zero। ये प्रॉपर्टी है इंडक्टर का, ठीक है। एंड सेकंड एंड नेक्स्ट क्या है, प्योर इंडक्टर नेवर डिसिपेट्स एनर्जी, प्योर इंडक्टर नेवर डिसिपेट्स एनर्जी, ओनली स्टोर इट, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिसिपेटिव पैसिव, ओके। तो इस तरीका से जो है प्योर इंडक्टर कभी भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, इसका ये मतलब है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसिपेटिव पैसिव एलिमेंट भी बोलते हैं इंडक्टर को, ठीक है। तो ये जो चीज है इंडक्टर में हम लोग देखते हैं, ये इस तरीका से सिंबल होता है इंडक्टर का। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, जैसे ये करंट आई आ रहा है, ठीक है। और तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वी एल इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, सर्किट में। और जब भी हम इंडक्टर रहेगा सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकालना है तो एल डी आई अपॉन डी टी यूज करेंगे। अगर आई करंट आई जो है फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है इंडक्टर में, तो ठीक है। अ, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन है इंडक्टर का। जैसे जब एक से ज़्यादा इंडक्टर कनेक्टेड हो तो सिमिलरली यहाँ भी जैसे कि जो करंट आई है वो करंट सभी इंडक्टर में सेम ही जाएगा। तो इस तरीका से ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो सेम ये रेसिस्टर की तरह ही, इंडक्टर को हम लोग सेम रेसिस्टर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ भी जो L इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको ऐसे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन में। यहाँ पैरेलल कनेक्शन है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि इंडक्टर को हमें ट्रीट करना है एज ए रेसिस्टर, जैसे केस होता है वैसा ही, ठीक है। तो अगर टू कॉम्बिनेशन हो तो एल इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, या फिर वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। और दो इंडक्टर है तो उन उन दो इंडक्टर अगर पैरेलल में है तो उस केस में हम लोग सेम रेसिस्टर की तरह बिहेव कर, मतलब सोचेंगे ऐसा ही। और इनके बाद इनको ऐसे एल इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंडक्टर का कुछ बेसिक फार्मूला था, और ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैसे निकालेंगे ये था, ठीक है। अभी देखेंगे कैपेसिटर के। तो जैसा कि इंडक्टर वैसा ही जो है नेक्स्ट हमारा एनर्जी स्टोरिंग जो डिवाइस है वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में भी जो है सपोज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर वीसी है, उसमें करंट आई आ रहा है, तो जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। दैट मीन्स वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आता जाएगा। तो Q इक्वल टू सी बी, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे C रखते हैं। तो Q इक्वल टू सी बी, सी क्या कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका कैपेसिटर का।
तो Q इक्वल टू सी वी, ये बहुत फेमस फार्मूला है, कैपेसिटर के केस में हम लोग बार बार यूज करते हैं इसको। सो करंट जो जाएगा, सो करंट I इक्वल टू दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, और Q को जैसे रिप्लेस करेंगे तो L dVc अपॉन dt। ये भी फॉर्मूला हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो करंट, हम जब भी कैपेसिटर होता है उसमें करंट की बात करते हैं तो करंट जो निकालेंगे तो C इंटू dVc अपॉन dt, जहाँ पे ये जो Vc है ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। और इंडक्टर में जो देखे थे, वोल्टेज में देखते हैं, इंडक्टर में हम लोग जो है वोल्टेज निकालते हैं, तो वोल्टेज जो होता है L di अपॉन dt, इंडक्टर में वोल्टेज की बात करते हैं और कैपेसिटर में करंट की। और यहाँ जो करंट हो जाएगा वो सी डीबीसी अपॉन डी टी, जहाँ पे सी है कैपेसिटेंस, सी जो है वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन भी देख लेते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या है, यहाँ पे जैसे कि सपोज ये तीन हमारा कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, सिमिलरली एक तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो सीरीज में हम लोग यही देखते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट ये उल्टा चलता है, ठीक है। दैट मीन्स रेसिस्टर के तुलना में जो कैपेसिटर होता है उसमें रिवर्स केस चलता है। जैसे कि रेसिस्टर में जो हम लोग सीरीज कनेक्शन देखते थे वो इसमें जो है पैरेलल में होगा, जो पैरेलल कनेक्शन रेसिस्टर में होता है वो कैपेसिटर में सीरीज में होगा, ठीक है। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड हो, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उस केस में जो है पैरेलल रेसिस्टर के पैरेलल केस वाला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। सो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है, इस तरीका से। चलिए नेक्स्ट जो है पैरेलल। ओके, सो पैरेलल कनेक्शन में जैसे कि मैंने कहा कि अगर कैपेसिटर जो है पैरेलल में हो तो वो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, लाइक इस तरीका से C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। So most of the active elements are voltage और current sources. Most of the active, जैसे कि एक्टिव और पैसिव की मैंने बात कहा था, तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स आर वोल्टेज और करंट सोर्सेस, ठीक है, दैट डिलीवर्स पावर टू द सर्किट। तो ज्यादातर जो है जो एक्टिव एलिमेंट है वो वोल्टेज और करंट को ही बोलते हैं, मतलब ये होते हैं जो कि डिलीवर करता है पावर सर्किट के अंदर, ठीक है। काइंड ऑफ सोर्सेस, कितने तरह के सोर्स हो सकते हैं उस हिसाब से जो है दो तरह के सोर्स होते हैं, और वो जो सोर्स होता है या तो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा और या डिपेंडेंट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है सोर्सेस दो तरह के होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा या नहीं तो डिपेंडेंट सोर्स होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, किसको बोलते हैं। सो एन आइडियल an ideal independent source is an active element which provides a specific voltage or current that is completely independent of the other circuit elements, ठीक है। मतलब ये प्रोवाइड करता है वोल्टेज या करंट, ये जो सोर्स होता है इंडिपेंडेंट, तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है दूसरे सोर्स से, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे सोर्स से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। तो ये दो तरह के इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, या तो करंट सोर्स होंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकते हैं, या नहीं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये दो तरह के सोर्स है। तो ये सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, सिंबल के फॉर्म में ऐसे रहता है। तो ये जब इस तरीका से रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और ऐसे रहता है सर्किट के अंदर तो हम लोग बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद इंडिपेंडेंट वोल्टेज करंट देख लिए, तो अब जो है ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे वोल्टेज है और एक रेसिस्टर है जिसमें करंट IS जा रहा है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या किया है, यहाँ पे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। या हम्म, तो ये हमारा क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है इधर, और रेसिस्टर है। तो जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखने वाली ये बात है कि एक वोल्टेज के साथ रेसिस्टर जो है ये सीरीज में कनेक्शन है, ये देखिए
मतलब वोल्टेज सोर्स जो है वो कनेक्टेड विथ रेसिस्टर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज फॉर्म, और यहाँ पे ये पैरेलल में आ जाता है। ये जो है जब इसको सोर्स कन्वर्ट करते हैं, लाइक वोल्टेज से जब ये करंट सोर्स बन गया और जो रेसिस्टर है वो पैरेलल में आ जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर कोई करंट सोर्स जो है वो पैरेलल में हो रेसिस्टर के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर इस फॉर्म में बन जाएगा, वोल्टेज और रेसिस्टर सीरीज में बन जाएगा। तो इस वाले केस में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। वोल्टेज निकालना है कितना, तो करंट और मल्टीप्लाई कर देना रेसिस्टर से, यहाँ जो दिख रहा है। और अगर आई एस निकालना है, मतलब करंट सोर्स हमें पता करना है, तो वोल्टेज में रेसिस्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये आई एस जो है करंट सोर्स का वैल्यू देने के लिए, और ये वी एस जो है वोल्टेज सोर्स का वैल्यू देने के लिए, ठीक है। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, एकदम जरूरी है ये, ठीक है। चलिए, अब है कि आइडियल डिपेंडेंट सोर्स। हम लोग इंडिपेंडेंट देख लिए, अब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स देखेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स में देखिए इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इंडिपेंडेंट ऐसे सर्कल रहता है, इंडिपेंडेंट में ऐसे सर्कल रहेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट में आपको ऐसे स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। तो जब भी करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस नीचे की तरफ ऐसे रहता है, ठीक है। जब भी हम लोग बात करेंगे एरो के, एरो ऐसा है एरो, इसका मतलब इसका जो टॉप पॉइंट है, ये हेड जो है ये प्लस साइन इंडिकेट करेगा और टेल जो है वो माइनस। तो ये है हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये किसी दूसरे पे निर्भर करता है, ठीक है। और ये आपका है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबॉलिकली ये जो दिख रहा है ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये सिंबल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, और ये जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स का। सिंबल से ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं रहेगा। तो जब भी ये इस तरीका का सिंबल रहे और साथ में ये डिपेंडेंट रहता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स वैल्यू नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वेरिएबल के टर्म्स में रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। सो एन आइडियल डिपेंडेंट सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट in which the source uh, quantity is controlled by another voltage or current। ये जो सोर्स जो क्वांटिटी है ये इसको कंट्रोल्ड किया जाता है दूसरे किसी वोल्टेज या करंट सोर्स के कारण, ठीक है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सोर्सेस, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड सोर्सेस। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से ये जो कंट्रोल्ड सोर्स है ये कितने तरह के हो सकते हैं, तो ये बेसिकली डिपेंडेंट सोर्स जो है 4 तरह के हो सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग एनालॉग पढ़ेंगे। तो एनालॉग में हम लोग जो है एनालॉग सर्किट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसके बाद क्या है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और फिर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो ये बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं जो हम लोग एनालॉग सर्किट में इनको पढ़ेंगे। इन चारों तरह के सोर्स को हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट में भी जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, सिमिलरली इंडिपेंडेंट की तरह जैसे हम लोग देखे थे, यहाँ भी ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे एरो ऊपर की ओर क्यों है, ये ध्यान देने वाली बात है, एरो ऊपर की ओर क्यों है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में ऊपर में ये प्लस साइन है और नीचे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे करंट में हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगर नीचे प्लस ऊपर माइनस रहता तो ये करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, ठीक है। और ये रेसिस्टर वोल्टेज है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से, जैसे कि सेम सेम फार्मूला जैसे इंडिपेंडेंट में देखे थे ऐसे ही। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग को आना चाहिए और पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, डिफिनेशन है, देख लेते हैं। द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए टूल दैट यूज फॉर सिंप्लीफाइंग the circuit which consists by the series parallel combination of active and passive element, ठीक है। तो जो बैटरी होता है या जो सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, और जो रेसिस्टर है वो क्या है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है।
तो ये मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट का। तो बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए हम करते हैं, क्योंकि ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने से सर्किट में जो सिंप्लिसिटी आ जाए, ठीक है, सर्किट सिंपल बन जाए, इसीलिए हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। It is the process, it is the process of replacing a voltage source in series with a resistor R by a current source Is in parallel। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो सीरीज में वोल्टेज और रेसिस्टर सीरीज में होना चाहिए और करंट सोर्स और रेसिस्टर इन पैरेलल में होता है, ठीक है। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म में बदलने के लिए भी हम लोग इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, विथ ए रेसिस्टर आर और वाइस वर्सा। ये हमेशा चलता रहेगा, मतलब वोल्टेज और रेसिस्टर सीरीज में होगा, तो जब सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो करंट और रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है, रिलेटेड टू टर्म्स है जो मैंने समझाया बताया, उसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से जितना हम लोग देखें, तो जो भी हम लोग पढ़े अभी तक उससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है वो टोटली डिपेंड है, और मतलब क्वेश्चन पे ही, अगर क्वेश्चन आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। और मैं जो है एकदम बेसिक से कर रहा हूँ ताकि जो है टर्मिनोलॉजी भी समझ में आए, और जो है जैसे एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या था, बहुत सारा चीज मैंने बताया। तो कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि जो मतलब कि क्या ही बता रहे हैं, जैसे कि डिफिनेशन ये सब, बट ये सब उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए डिफिनेशन वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, तो इसीलिए मैं डेफिनेशन वगैरह भी पूरा प्रॉपर वे में लिखता हूँ, जो भी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। और क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को भी बेटर क्वेश्चन भी देखेंगे, हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए, ये हम एक क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए, कैलकुलेट द पावर सप्लाइड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एलिमेंट इन द फिगर, ठीक है। तो पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा जो है पावर सप्लाइड और पावर एब्जॉर्ब जो है कर रहा है, सभी एलिमेंट को वही वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास ये जो है 5 वोल्ट है, इधर जो है लगा हुआ, इस ये जो एलिमेंट है ये है 5 वोल्ट, इसमें करंट जो आ रहा है, मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है, देखिए 8 एम्पियर, ठीक है। ऐसे सोचिए कि पावर आपको कैलकुलेट करना है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने बताया था, V इंटू आई। तो करंट और वोल्टेज हमें चाहिए पावर निकालने के लिए, चाहे वो कोई सप्लाई कर रहा हो चाहे एब्जॉर्ब कर रहा हो, हमें मतलब नहीं है, वोल्टेज और करंट चाहिए, ठीक है, हर जगह हर सर्किट में, मतलब जिसका भी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ वोल्टेज दिख रहा है हमें और करंट भी दिख रहा है इस ब्रांच में, ये जो करंट है, यहाँ जो करंट है वो करंट भी हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज है, करंट आ रहा है यहाँ भी। इसके बाद इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए, इधर से 8 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर 5 एम्पियर चला गया, तो इसमें करंट कितना आएगा, दैट इज 3 एम्पियर। 8 - 5, इस ब्रांच में करंट कितना आएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। और आई का वैल्यू अगर 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर है, तो 0.5 इंटू आई का वैल्यू रखेंगे 5, 0.6 इंटू 5, तो ये 5 × 6 = 30, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ जो है ये 3 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है ना, मैंने क्या बताया था, ये जो है डिपेंडेंट, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो दोनों चीज को समझने के लिए ये जो है क्वेश्चन मैंने दिया है कि थोड़ा पता चले ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट देखिए इस आई पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू उसका रखा, तो ये एक्चुअल में 3 वोल्ट है, ठीक है। चलिए, अब पावर कैलकुलेट करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया मैंने। तो जो पावर कैलकुलेट करते हैं, तो पहला जो पावर है P1, वो कितना हो जाएगा, जो करंट जा रहा है देखिए -5 वोल्ट इंटू इसमें करंट कितना 8, ये कितना हो जाएगा, 8 × 40 -40 वाट, ठीक है। चलिए, इसके बाद
P2 का जो हो जाएगा दैट इज P2 जो है पावर इसमें, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पे इंटर कर रहा है साइन, हमें 2 वोल्ट दिखा और करंट कितना है 8, तो कितना हो गया 8 दूना 16 वाट। ठीक है, इसके अंदर पावर। फिर P3 की अगर हम बात करेंगे तो P3 जो है यहाँ देखिए 3 एम्पियर करंट है एंड जो वोल्टेज है दैट इज 3, तो कितना हो गया 9 वाट। ठीक है, एंड P4 की अगर बात करेंगे हम लोग, P4 देखेंगे तो P4 में करंट कितना आ रहा है 5 और उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 3, तो 3 इंटू 5 ये कितना हो गया 15 वाट। ठीक है, अब देखिए जो पावर हमें कह रहा है कि कौन सप्लाई कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो पावर अगर आप देखिए सप्लाई एब्जॉर्ब कैसे मैंने बताया था, अगर माइनस साइन है, मैंने बताया था अगर माइनस साइन है, जैसे पावर अगर निगेटिव है मतलब वो क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर निगेटिव है, और पावर पॉजिटिव है इसका मतलब डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका पी टोटल, जो पी टोटल जो है, अगर आप एब्जॉर्ब की बात करें, एब्जॉर्ब करने वाला पावर वो कितना है -40 वाट, तो डिलीवर भी इतना होना चाहिए, तो पावर टोटल जो सप्लाई कर रहा है, जो डिलीवर कर रहे हैं सर्किट में, वो कितना है देखिए 16 प्लस 9 प्लस 15। ठीक है, तो 15 16 प्लस न करेंगे तो 25 और 15 40। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 वाट। आगे इसका मतलब किसी भी सर्किट में जितना पावर एब्जॉर्ब किया जाता है इसका मतलब उतना ही पावर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तभी आप समझिए कि बिल्कुल आपका करेक्ट है। मतलब एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो है कॉन्सेप्ट ये वैलिड होना चाहिए। तो इस सर्किट के अंदर टोटल 40 वाट पावर को सप्लाई किया जा रहा है और सेम 40 वाट पावर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के द्वारा। तो ये इस तरीका से पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट इन फिगर फाइंड वोल्टेज V1 एंड V2। एकदम सिंपल है, वोल्टेज V1 और V2 फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग पॉज करके एक बार इसको बना सकते हैं। तो V1 और V2 हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे तो 20 वोल्ट है, तो सबसे पहले वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए रेसिस्टर और करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो करंट सपोज I है। ठीक है, और एक ही ब्रांच एक ही जो है लूप है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे केवीएल लगा लेंगे। सो केवीएल अप्लाई करते हैं लूप में, देखिए जरा क्या होगा -20, यहाँ पे इंटरिंग साइन -20, करंट जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो हो जाएगा कितना +2 इंटू आई। और फिर करंट जब यहाँ पे ये करंट आई यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ भी प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा साइन, तो +3 इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मैंने क्या किया इस लूप में केवीएल लगा लिया। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 5 इंटू आई इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे तो 20, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/5, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में जो है करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर। अब हम वोल्टेज निकालना है, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज करंट इंटू रेसिस्टर, करंट कितना है 4 एम्पियर इंटू रेसिस्टर 2, ये कितना हो गया 8 वोल्ट। ठीक है, पहले में। दूसरे में अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो ये करंट का साइन प्लस माइनस है, लेकिन वोल्टेज का साइन माइनस प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ V2 इक्वल टू रेसिस्टेंस 3 एंड करंट आने वाला कितना है दैट इज 4, तो V2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो -12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये साइन यहाँ पे ये समझना कि ये जो साइन दिख रहा था पहले से, ये वोल्टेज के क्रॉस साइन था माइनस प्लस, न कि करंट का। करंट जब भी इंटर करेगा रेसिस्टर के अंदर तो पहले प्लस और बाद में माइनस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गेट का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, कंफ्यूज करने के लिए रहता है। ठीक है, कोई कोई अगर आप सॉल्व किए होंगे तो बाय मिस्टेक भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस प्लस लिखे और वो गलत कर लेते हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज है, इसको जरा ध्यान से और समझना है और इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरीका से कि कैसे करंट इंटर करता है तो कौन सा साइन हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द या फाइंड द वोल्टेज करंट एंड पावर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, हमें पहले क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, फिर पावर भी निकालना है। ठीक है, सभी एलिमेंट का इस सर्किट में। ठीक है,
तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, सर्किट को देख के ये ज़रूर पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सोर्स लगा है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये मतलब बिल्कुल पता चलना चाहिए अब, ठीक है? ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये रेसिस्टर लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। 2 तरह के सोर्स है। ये ये जो है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये वाला इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये क्या है? डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है? और ये रेसिस्टर लगा हुआ है। तो बिल्कुल सर्किट को देख के और बिल्कुल ही पता चलना चाहिए एनालिसिस, ठीक है? अब हमें वोल्टेज और करंट निकालना है, तो अब सर्किट को एनालिसिस ये करना है कि देखिए कैसे सोचते हैं सर्किट पे। जैसे इधर से करंट आ रहा है, ये करंट सोर्स है, तो इस वाले लाइन में जो करंट आ रहा है, ऐसे डायरेक्शन ऐसे है, तो इधर भी करंट का, तो ये 0.5 आई नोट इधर से ये करंट आ रहा है और यहाँ पे ये करंट ऐसे जा रहा है 3 एम्पियर। तो ऑब्वियसली दो करंट अगर ऐसे आ रहा है तो इसके अंदर ही करंट जाएगा, ठीक है? तभी ये वैलिड है। मतलब आ रहा है करंट तो कहीं तो जाने वाला रास्ता होना चाहिए ना, इसीलिए ये करंट आ रहा है इस तरीका से, तो इसके अंदर ये जाएगा, तो जाने वाला करंट ये है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इस वाले, इसको नोड बोलते हैं, इस वाले नोड पे क्या लगाएंगे? केसीएल। सपोज ये नोड ए है, ठीक है? सो एट नोड ए, हम लोग नोड ए पे क्या करेंगे? केसीएल लगाएंगे। केसीएल अप्लाई, केसीएल, ठीक है? तो क्या होगा? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अगर आप लोग 12th में भी ये देखते हैं, पढ़े हुए होंगे, तो और बीटेक में भी कितना बार पढ़े होंगे, ठीक है? तो तभी ये बेसिक चीज बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है? तो देखिए टोटल इनकमिंग करंट कितना है? 0.5 आई नोट एंड प्लस इधर से जो आने वाला है 3 एम्पियर इक्वल टू टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इस वाले जो है ब्रांच में जो करंट है वो कितना है? दैट इज आई नोट, ठीक है? तो 3 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, सो आई नोट माइनस 0.5 आई नोट, ये कितना बन जाएगा? 3 इक्वल टू, एक में से आधा गया तो 0.5 आई नोट। तो यहाँ से अगर आई नोट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन 0.5, इसको हटाएंगे तो 30, तो ये कितना हो गया? 6 पंचे 30, 6। सो आई नोट का वैल्यू कितना आ गया? 6 एम्पियर, ठीक है? पहला हमें पता चल गया, करंट का वैल्यू पता चल गया, आई नोट का वैल्यू कितना आ गया? 6 एम्पियर, ठीक है? चलिए अब दूसरा देखते हैं, वोल्टेज निकालना है, इसी में वी नोट। सो वी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज 6 करंट इंटू रेसिस्टेंस कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 वोल्ट। तो वोल्टेज भी हमें पता चल गया, वोल्टेज और करंट हमें पता चल गया। वोल्टेज कितना है? 64, सॉरी, वोल्टेज कितना है? 24 वोल्ट और करंट कितना है? 6 एम्पियर, ठीक है? अब देखिए क्या निकालना है, अब पावर, सभी सर्किट सभी एलिमेंट के क्रॉस पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए क्या है? हमें दो चीज चाहिए, वोल्टेज और करंट का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि करंट का डायरेक्शन ऐसे हो ऊपर की ओर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट इस रेसिस्टर में ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे ये क्या है? P1 की अगर बात, P1 को देखेंगे, दैट 3 एम्पियर देखेंगे, तो करंट तो हमें पता है, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो देखिए ये जो V नोट है, इस 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज हमें आया है कितना हुआ? 24 वोल्ट। यही 24 वोल्ट जो है आपको इसके क्रॉस भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और ये अगर ये जीरो है, मतलब 4 ओम के क्रॉस जितना है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इस रेसिस्टर के क्रॉस जितना वोल्टेज है, सेम पैरेलल होने के कारण यहाँ पर भी जो वोल्टेज है उतना ही होगा, और यहाँ पर भी जो वोल्टेज है इसके क्रॉस वो भी उतना ही होगा, ठीक है? तो चलिए, इसके क्रॉस कितना है? 24 वोल्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसी वोल्टेज को इधर से लाएंगे, इधर मतलब सोचेंगे। तो देखिए अगर हम लोग P1 निकालते हैं, P1 का वैल्यू निकालते हैं, तो अभी करंट आप ऐसे इंटर कर रहे हैं, वोल्टेज आपको पता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 24 वोल्ट। लेकिन जब आप इंटर कर रहे हैं तो करंट, तो सबसे पहले हमें जो है करंट ऐसे लेना है, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3, तो -3 इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? दैट इज 24, ठीक है? ये कितना बन गया? 24 तिया 72, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 72, ठीक है? -72 वाट। तो P1 का वैल्यू आ गया -72 वाट, ठीक है? अब P2 निकालते हैं, तो P2 के भी केस में क्या है? सेम, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब हम लोग ऐसे, तो इंटरिंग साइन हमें क्या दिख रहा है? माइनस, यहाँ भी इंटरिंग साइन माइनस दिख रहा था,
तो इसीलिए इसके क्रॉस जो है इंटरिंग साइन करंट के डायरेक्शन में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई का वैल्यू हमें पता है 6, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 0.5 इंटू 6 रखेंगे तो 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये और यहाँ भी साइन लेंगे -3 इंटू इसके क्रॉस भी 24, ये कितना हो जाएगा, ये भी -72 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब P1 P2 हो गया, अब P3 अगर देखते हैं तो P3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए करंट ऐसे ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से जब करंट आ रहा है तो प्लस साइन दिख रहा है हमें, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज V नोट हमें, वोल्टेज जो है V नोट पहले से पता है 24, ये कितना हो जाएगा, चार चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 96। ठीक है, रेसिस्टर कितना है 4 ओम। ठीक है, और वोल्टेज जो है, सॉरी, यहाँ पे जो मैं 4 रेसिस्टर ले लिया, चलिए रेसिस्टर नहीं होगा, पावर में क्या होता है देखिए, पावर जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेसिस्टर नहीं होगा। ठीक है, ये जो है रेसिस्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अभी वोल्टेज मैंने लिखा और करंट, तो करंट तो 6 है ना, यहाँ 6 होगा, तो अब जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24 के, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूना 12, 13 14, 144 वाट। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि किसी भी सर्किट में जितना पावर सप्लाई होता है उतना ही पावर एब्जॉर्ब होता है। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे, ये -144, 2 2 4 और 7 7 14, 144 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है इस सर्किट के अंदर, जो टोटल पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना है, -144 वाट। तो उतना ही कोई सप्लाई करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उतना ही पावर कोई सप्लाई करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को समझना था, जिसमें वोल्टेज और करंट निकालना था और सिमिलरली पावर भी निकालना था। ठीक है, ये हमेशा वैलिड होना चाहिए। इससे पहले मैं रुका था, क्यों, क्योंकि जो आंसर आ रहा था वो सही मैच नहीं कर रहा था, ये टोटल, इसीलिए कहीं भी अगर मिस्टेक होता है तो अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप गलती भी कहाँ कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए टोटल पावर जो सप्लाई बराबर होना चाहिए टोटल पावर एब्जॉर्ब के, अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो -144 हो जाएगा, और तो सप्लाई करने वाला भी उतना होना चाहिए, इसीलिए मैं रेसिस्टर लिखा था। तो जो फार्मूला होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज तो पता था हमें 24 और करंट जो है 6, मैं रेसिस्टर लिख रहा था बट क्यों करंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सोचना है क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, इसमें क्या है, करंट आई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये 12 ओम है। ठीक है, और ये दोनों की है पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में, 20 और 5, तो पैरेलल में, तो पैरेलल में हम मैंने बताया था कि अगर दो दो रेसिस्टर हो पैरेलल में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, R1 R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस R2। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25 25 एंड 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा 4 ओम। तो ये जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 ओम। ठीक है, अब देखिए 3 रेसिस्टर है और तीनों रेसिस्टर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, बट सेम वैल्यू है। तो सेम वैल्यू हो तो आर इक्विवेलेंट इस केस में जो हो जाएगा दैट इज आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर जितना हो।
3 है तो 3 लिख देंगे। कैसे होता है देखिए, 1 अपॉन आप लोग आर इक्विवेलेंट सोचते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर वन। क्यों R1 क्योंकि सेम है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1 1 2, मतलब 3 बार 3 टाइम्स 1 अपॉन आर वन। अब इसको जब पलटेंगे आर इक्विवेलेंट करेंगे तो R1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर ये R1 हो तो इसीलिए हम लोग ऐसे करेंगे हमेशा। सेम वैल्यू होगा तो बहुत इजी पड़ जाएगा। ये क्या है 15/3, तो 15/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो ये जो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 ओम। इसका 4 था, ये 5 ओम। ठीक है, अब नीचे भी 5 है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। अच्छा, हाइड हो गया होगा, एक सेकेंड। ओके, तो हाइड हो गया है, तो देखिए मैंने ये निकाला है और वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो नेक्स्ट ये 5 ओम है। अब ये दोनों पैरेलल में है, 24 और 8, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। कितना हो जाएगा देखिए 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, और 24 प्लस 8 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, 6 चौक 24, ये कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है दैट इज 6 ओम। तो देखिए अब जो है सब सीरीज में बन गया। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, एक सीरीज फॉर्म, ये सिंगल बन जाएगा सीरीज, जो कि कितना हो जाएगा 4 ओम। और सिमिलरली यहाँ पे जो है एक एक ही बन जाएगा 5 ओम, ये 5 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 और 16 10 26, एंड 26 और 6 26, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। अब हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकल गया, हमें करंट निकालना है ना। तो ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू करंट आई इंटू आर। यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू बात सोचेंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना है दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 32, तो ये 16 पंचे 80 और ये 16 दूना 32, तो 5/2 करेंगे तो ये 2.5 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, करंट का वैल्यू हमें निकालना था, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चार्ज फ्लोइंग इन द वायर, द चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर is plotted in figure, so sketch the corresponding current। ठीक है, मतलब करंट मतलब स्केच करना है हमें ऐसे ही ग्राफ बनाना है, स्केच करना है किसका, करंट का। तो चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है, चार्ज का ये वेवफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, किसी वायर के अंदर चार्ज का वेवफॉर्म दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, स्केच करना है करंट फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये चार्ज है। ठीक है, और चार्ज है और ये नीचे -50 ऊपर है +50 कूलम में और टाइम है सेकेंड में। तो देखिए जो हमें करंट का स्केच ड्रॉ करना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट आई इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dt। तो ये जो है dq अपॉन dt, इसको स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप भी। तो हमें उसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप 0 से 2 के लिए अगर हम इस को M1 बोले और ये वाला जो है M2 बोले और फिर यहाँ पे M3 बोले, तो ये क्या हो जाएगा M1 M2 M3। तो M1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो स्लोप जो होता है दैट इज, हम लोग जानते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हाइट है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा इसका दैट इज 50 एंड डिवाइडेड बाय बेस कितना है 2। ठीक है, इसके लिए तो स्लोप क्या हो जाएगा ये आपका 25। तो पहला जो स्लोप आ गया M1 वो 25,
अब हम लोग करंट निकाल रहे हैं, स्लोप किसका है, स्लोप ये करंट का, तो आप एम्पियर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब स्लोप का वैल्यू हमें क्या देगा, करंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग बस करंट लिखेंगे तब एम्पियर लिखेंगे, अभी बस स्लोप है तो हम स्लोप बोलेंगे 25 आ रहा है हमारा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। फिर M2 अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो M2 देखिए, तो M2 जो स्लोप हो जाएगा, कैसे निकालते हैं स्लोप, तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे लाइन जो है ऐसे नीचे जाएगा, और आप सोचिए कि ये हमारा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एंगल इधर है, तो एंगल जो हमेशा लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, एंगल लिया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तुलना में ऐसे करके लिया जाता है एंगल, ठीक है। तो ऐसे नहीं आकर के ऐसे आ रहे हैं, मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से सोचेंगे ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसीलिए इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव आएगा, ठीक है। स्लोप क्या आएगा, निगेटिव। पहले वाले में स्लोप पॉजिटिव था यहाँ पे, क्योंकि एंगल जो है 90 डिग्री से कम था, ठीक है, इसीलिए स्लोप पॉजिटिव था। यहाँ पे स्लोप निगेटिव आएगा, तो ये माइनस, और ये टोटल हाइट, तो ये 50 नीचे है और 50 ऊपर, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, और ये देखिए टू टू का ये है, ये 2 और प्लस ये 2, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये जो बेस हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी कितना आ गया 25 चौका 100, तो -25। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि एंगल जो निकालते हैं वो निगेटिव आ रहा है, मतलब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, स्लोप। उसके बाद फिर यहाँ भी देखिए इस लाइन को निकालना है, तो यहाँ से ये तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है 90 डिग्री से कम, तो M3 अगर स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 50 है नीचे से, ऐसे देखिए ये जो हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर, और कितना हो जाएगा 50 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 25। तो हमको स्केच करना है, ठीक है, स्लोप निकल गया। तो क्या देखें, मतलब कि करंट का जो वैल्यू है, करंट आई, वो हमें क्या क्या आ रहा है 25 आ रहा है, जब टाइम का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, टाइम का वैल्यू 0 से लेके एंड कहाँ तक है 2 तक है, ठीक है। और -25 आ रहा है जब 2 से लेकर के, टाइम का वैल्यू कहाँ तक है, दैट इज 6 सेकेंड तक, 2 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक स्लोप -25, और फिर 6 से लेकर के फिर से क्या है 25, 6 से लेके 8 तक, तो 6 टू टाइम का वैल्यू जो है 8 तक है, तो वहाँ पे है क्या हमारा 25, ठीक है। इसको स्केच करना है, देखिए स्केच करते हैं। सपोज इसी को हम लोग एक्सटेंड कर दें, ठीक है, और ये हमारा टाइम एक्सिस हो, तो जो करंट हो जाएगा, जो आई करंट जो एम्पियर में हो जाएगा, तो सबसे पहले ये है, तो जीरो से लेके 2 तक, और हम लोग भी इसी के हिसाब से, ये 6 है, और ये क्या हो जाएगा 8 सेकेंड, ठीक है, टाइम इन सेकेंड। तो 0 से 2 तक स्लोप क्या है M1, और M1 का वैल्यू क्या है 25, तो ये हो जाएगा क्या, सपोज ये हमारा 25, ये है 25, ठीक है, यहाँ पे 25 एम्पियर 2 तक, और 2 से लेके फिर 6 तक क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब नीचे चले जाएंगे, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा -25 माइनस, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक -25, फिर 6 पे हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे, 6 पे फिर से क्या हो जाएगा 25, तो 6 में फिर से क्या है 6 से लेके 8 तक फिर से 25, यहाँ तक ऐसे, ये स्केच हो गया। मतलब चार्ज का ग्राफ दिया हुआ था तो करंट का ग्राफ इस तरीका से आएगा, ठीक है। आई होप आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन V नोट, ओके, एंड करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसमें भी वोल्टेज निकालना है और करंट निकालना है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें V नोट निकालना है और क्या निकालना है, करंट आई। एक ही लूप है सपोज, तो इसमें करंट क्या है, सपोज आई आ रहा है, हमें करंट भी फाइंड आउट करना है, सपोज करंट आई है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, KVL लगा लेंगे। अच्छा इसमें देखिए डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, KVL लगा लेंगे, KVL लूप में KVL लगा लेंगे, ठीक है।
यहाँ से यूज़ करें तो -12 यहाँ से इंटर करें -12, करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। -12 प्लस 4 इंटू आई, फिर यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स दिखेगा वो कितना है प्लस, दैट इज 2 वी नॉट, फिर यहाँ पे आएंगे तो माइनस ऑफ 4 वोल्ट। अच्छा, करंट जब यहाँ पे यहाँ आएगा तो यहाँ पे प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू आई इजक्वल टू 0। अब वी नोट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमको हटाना है, वी नोट को हटाना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए इधर की ओर जा रहा है तो वोल्टेज में अगर लेंगे तो माइनस वी नोट इजक्वल टू करंट जो जा रहा है दैट इज 6 इंटू आई, यहाँ से वी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 इंटू आई, डिपेंडेंट है इसीलिए इस तरीका से हम लोग हमेशा सोचेंगे। अब वी नोट को रिप्लेस कर लीजिए -6 इंटू आई से, ये क्या बन जाएगा 12 4 16, ठीक है, उसको उधर ले जाएंगे तो 6 4 10 आई एंड प्लस 2 इंटू वी नोट का वैल्यू कितना आया, वी नोट का वैल्यू -6 आई इक्वल टू ये -12 और 4, तो 12 4 16 उधर आएगा तो +16 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 10 आई माइनस 14 12 आई इक्वल टू 16, यहाँ से -2 आई, 10 में से 12 गया -2 आई इक्वल टू 16। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा -16/2, दैट इज माइनस ऑफ 8 दूना 16 -8 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू आ गया कितना -8 एम्पियर, ठीक है। अब यही यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा -6 इंटू -8, 8 6 48, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो वी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 48 वोल्ट, और करंट कितना हो जाएगा -8 एम्पियर। तो करंट और वोल्टेज ही हमें पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो एकदम बेस्ट पार्ट था सोचने वाला, जो स्टूडेंट गलती कर सकते हैं वो ये पार्ट है, ठीक है। जो वोल्टेज के क्रॉस जो ये जो साइन दिख रहा है ना प्लस माइनस, ये वोल्टेज के क्रॉस साइन है, जबकि करंट आ रहा इंटर करता है रेसिस्टर में तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता है। तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड करंट्स एंड वोल्टेजेस इन द सर्किट शॉन इन द फिगर, ठीक है। तो आपको वोल्ट करंट भी निकालना है और वोल्टेज भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मानिए कि इसमें करंट I1 है, आ रहा है, इस ब्रांच में करंट I1 आ रहा है, और मान के चलिए कि इधर जो है वो I2 करंट चला गया, तो इसमें करंट कितना आएगा। तो ये निकालने के लिए ना केसीएल लगाना पड़ता है, स्पेशली केसीएल यूज करते हैं हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पे I1 टोटल करंट, टोटल इनकमिंग करंट I1 है, इसमें मान के चलिए I2 चला गया, तो इस ब्रांच में कितना आएगा, दैट इज I1 माइनस I2, ठीक है। अब करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, ऐसे इंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे जा रहा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे कर लेने से क्या होगा मिस्टेक कम होगा, ठीक है, गलती कम होगी। तो हमेशा साइन को आप लिख के ही सॉल्व करें तो गलती होने का चांसेस कम होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इस लूप में एक बार केवीएल लगा लेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं अननोन की बात करूं, अननोन कितना है तो दो ही अननोन है, कौन कौन, एक I1 है और एक I2 है। तो इक्वेशन भी जो आपको बनेगा वो दो ही बनेगा, मतलब इक्वेशन में हमको दो ही बनाना है, ज्यादा इक्वेशन नहीं बनाना है, ठीक है। जितना जो वेरिएबल होता है इसको वेरिएबल बोलते हैं, जो भी अननोन वैल्यू होता है जितना वेरिएबल है उतना ही आपका इक्वेशन भी बनना चाहिए, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, इसमें I1 ले लिए, इसमें I2 ले लिए, इस बड़े ब्रांच में I3 ले लिए। तो अगर I1 और I2 और I3 करेंगे तो तीन वेरिएबल होगा, यहाँ पे मेन यही है कॉन्सेप्ट समझना। अगर तीन वेरिएबल आप ले लेते हैं I1 I2 I3, तो आपको उस केस में तीन इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो टाइम ज़्यादा लगेगा इसीलिए सॉल्व करने में, तो इसीलिए आप हमेशा ऐसे सोचना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज ये लूप 1 है तो केवीएल लगाएंगे, केवीएल इन लूप 1, केवीएल इन वन केवीएल इन लूप 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे -30, यहाँ से इंटर करेंगे तो -30 प्लस जो 8 I1, यहाँ पे आएंगे तो प्लस 3 इंटू रेसिस्टर इंटू करंट कितना है I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को उधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा 8 I1 एंड प्लस 3 I1 माइनस 3 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो 8 और 11 I1 माइनस
3i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, इक्वेशन 1, ठीक है, i1 i2 के फॉर्म में। सेकंड देखते हैं, सेकंड लूप में केवीएल लगाते हैं, ठीक है। सपोज ये लूप 2 है, सो केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन लूप 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × i2, यहाँ पे आ रहे हैं तो 6 × i2, ऐसे करके जब वापस आएंगे ना माइनस साइन दिखेगा पहले, तो माइनस साइन 3 इंटू आने वाला करंट कितना है i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। सिंपल है। ऐसे जब आप वापस ऐसे जाएंगे ऊपर की ओर जाएंगे ऐसे, तो आपको पहले क्या साइन दिखेगा माइनस। मैं ना इंटरिंग साइन यूज कर रहा हूँ, ये इंटरिंग, जैसे ऐसे करंट इंटर कर रहा है तो पहले जो साइन दिखेगा हमें वो साइन मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है +6 × i2 एंड -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6i2 माइनस 3i1 एंड माइनस माइनस प्लस 3i2 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3i1 इक्वल टू, इसको उधर लेके और 6 × 3 9i2, ठीक है। फिर से सॉल्व करेंगे तो i1 इक्वल टू 3 × 3 = 9, तो 3i2, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डालिए, दैट इज पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, दैट इज 11, i1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3i2 माइनस 3i2 इक्वल टू 30, 11 कितना हो जाएगा 33i2 माइनस 3i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो 33 में से 3 गया तो 30, 30 हो जाएगा 30i2 इक्वल टू 30, तो i2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, i2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। i2 1 आया तो i1 में रखेंगे i2 का वैल्यू, तो i1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 1 दैट इज 3 एम्पियर, i2 का वैल्यू कितना आ गया 3 एम्पियर। अब जो हमारा एक और ब्रांच है, क्योंकि वोल्टेज भी निकालना है ना, तो करंट इनटू रेसिस्टर चाहिए, तो करंट का वैल्यू, तो मिडिल वाले ब्रांच में जो करंट का वैल्यू क्या है i1 माइनस i2, देखिए ये जो ब्रांच है मिडिल वाला उसमें क्या है करंट i1 माइनस i2, तो i1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस i2 का वैल्यू कितना है 1, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, तो ये जो है 2 एम्पियर आ जाएगा। तो अगर कोई इसमें i3, अगर सपोज इस वाले ब्रांच में i1 माइनस i2 के बदले हम लोग i3 बोलते हैं, तो i3 का वैल्यू कितना हो जाता है 2 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज कितना हो जाएगा 8 8 ओम है, और i1 का वैल्यू कितना है i1 वो है 3, तो 8 8 3 24, तो इस वाले केस में क्या हो जाता है 24 वोल्ट। मतलब सपोज यहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखा है, सपोज यहाँ पे वोल्टेज V1 है, वोल्टेज V1 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। फिर यहाँ पे i1 माइनस i2 रेसिस्टर 3 है और 2, तो 3 गुना कितना हो जाता है, इधर V2 का वैल्यू अगर हम बोलते हैं तो कितना हो जाता है इसमें, दैट इज 6 वोल्ट। इस वाले में वोल्टेज कितना हो जाता है 6 वोल्ट। और यहाँ सेम i1 i2 का वैल्यू कितना है 1, तो ये अगर V3 होता तो 6 × 1 करते तो ये कितना हो जाता है 6 वोल्ट। होना भी चाहिए, देखिए ये रेसिस्टर जो है और ये रेसिस्टर किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट आ रहा है तो इसके भी क्रॉस कितना आना चाहिए 6 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना है 24 वोल्ट, तो टोटल सप्लाई कितना है 30 वोल्ट। इसका मतलब ये जो टोटल सप्लाई है ये कहीं ना कहीं जा करके हर पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या है ड्रॉप लेगा, ऑब्वियसली ले रहा है। देखिए ये 24 वोल्ट और इन दोनों के क्रॉस 6 तो ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा। इसका मतलब इसके क्रॉस कितना है 6 वोल्ट, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो टोटल 30 वोल्ट। तो वोल्टेज को भी ऐसे समझना है, ठीक है। चीजों को समझना है कि गलती ना हो, अगर गलती होता कहीं तो वो मैच नहीं करता, ये जो वैलिड जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। वो इस तरीका से कैलकुलेट, चाहे पावर आप निकाल रहे हो चाहे वोल्टेज भी आप सोच रहे हो, तो इस तरीका से कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि वोल्टेज ऐसे है, इसके अंदर ड्रॉप 24 का, तो बाकी के 6 कहाँ गए, तो बाकी के 6 इसके क्रॉस है, और पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो दोनों पैरेलल में तो दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। चलिए आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं टाइम देख लूँ कितना,
वीडियो टाइम टाइमिंग 55 मिनट हो गया। अच्छा दूसरे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखते हैं, ये होमवर्क आप रखिए। आप मैं होमवर्क के रूप में ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 3 क्वेश्चन जो है हम लोग होमवर्क में रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।